हेलो दोस्तों, तो जुड़ जाइए हिंदी के एक महामैराथन वीडियो में। कल आपका 17 फरवरी को हिंदी का एग्जाम होने वाला है। तो मैं आपको कल की परीक्षा के लिए इस वीडियो में 250 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाते हैं तो कल के प्रश्न पत्र में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी इसी वीडियो से रहेंगे। 100 में से कम 50 प्रश्न तो कन्फर्म इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, पुष्करिणी किसकी रचना है? आपको बताना है कि पुष्करिणी ये जो है किनकी रचना है? तो ये अज्ञे जी की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन सी है? मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता इनमें से कौन सी है? तो एक वृक्ष की हत्या। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? इनमें से कौन से कवि नगर संवेदना के हैं? तो कुंवर नारायण हो जाएगा। राइट आंसर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो बीरेन डंगवाल जी का पहला कविता संग्रह सन 1991 में प्रकाशित हुआ। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहां से ली गई है? तो अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता ये कवि ने कहां से ली गई है? राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह पंक्ति जो है लौट कर आऊंगा फिर कविता की है, जिनके कवि हैं जीवनानंद दास। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, रेनन मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? आपको बताना है कि रेनर मारिया रिल्के जी के पिता का क्या नाम था? तो जोसेफ रिल्के। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर आपसे ये पूछे कि रेनर मारिया रिल्के की कविता का क्या नाम है, तो मेरे बिना तुम पर भी, जो कि रेनर मारिया रिल्के जी लिखे हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? आपको बताना है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स ये कविता किसकी रचना है? तो ये रेनर मारिया रिल्के की रचना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का क्या नाम है? तो प्रयाग शुक्ल है इनके अनुवादक का नाम। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगर आपसे ये पूछें कि लौट कर आऊंगा फिर कविता के कवि कौन है, तो जीवनानंद दास है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंगों के डॉ को बेटा क्या समझता है? तो जो अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंगों है, इनमें से डॉ को बा जो है अपनी मां समझता है, और डॉ के बिंदु, और जो डॉ के बगल में जो बिंदु है उसमें जो है बा खुद को समझता है। यानी कि मैं जो है माँ की गोद में बैठा खुद को समझता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है? तो गुरु नानक जी का जहाँ पे जन्म स्थान हुआ वो कहलाता है नानकाना साहब के नाम से। तो वो जो है अब नानकाना साहब वो कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, रसखान किस राजवंश से उत्पन्न हुए? तो रसखान जी ये पठान राजवंश से उत्पन्न हुए। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तो तिहुपुर शब्द का अर्थ तीनों लोक होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सपने हूं जिनमें ना कहूं भारतीयता लेस, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह जो है स्वदेशी कविता से है, जिनके कवि का नाम है प्रेमघन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, गुंजन किस कवि की रचना है? आपको बताना है कि गुंजन किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन है? तो हुंकार। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्र कवि किस कवि को कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। आपको बताना है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञ हिरोशिमा कविता के कवि हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है। तो हिरोशिमा शीर्षक कविता ये आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभाषिका का चित्रण करती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, प्रभाव शब्द कौन लिंग है। तो प्रभाव शब्द ये पुल्लिंग होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, आम्र शब्द क्या है। तो आम्र शब्द ये तत्सम होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। आपको बताना है कि भगवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। भागवती। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, कारक के कितने भेद है। तो कारक के 8 भेद होते। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे विभक्ति पर फोकस करना। यहाँ पे से जो है किस कारक की विभक्ति होती है। तो करण कारक की विभक्ति होती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो जो है नदी का बहुवचन हो जाएगा नदियां। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप सूर्य हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वह क्या कहलाता है। तो शब्द जब किसी वाक्य में जुड़ जाते हैं तो वह शब्द नहीं वह पद कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो मैं कहता हूं कि यह मेरा छोटा भाई अमित है, यानी कि मैं यहां पे निश्चित बोल रहा हूं कि ये जो है मेरा ही भाई अमित है, यानी कि ये हो जाएगा निश्चित वाचक सर्वनाम। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 है, दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। दुखी लोगों की मदद करो तो ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहां पे जो लोग हैं वो दुखी हैं, ये उसकी जो है गुण है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, मंगमा क्या बेचती थी। तो मंगमा दही बेचती थी। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, यह बात अच्छी नहीं लगती कि मां महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा। तो यह जो है कैलाश ने कहा कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि मां महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है। तो ढहते विश्वास इसके लेखक कौन है, सात कौड़ी होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। तो इस पाठ में दलई बांध के टूटने की बात कही गई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू। अगला सवाल है, लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो एस रंगराजन लेखक सुजाता का वास्तविक नाम है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, कौन पप्पाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो बल्ली अम्माल यानी कि पप्पाती की मां जो है पप्पाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, बल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था। तो बल्ली अम्माल के गांव का नाम था मुन्ना डी पाटी। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआसी हो गई। तो धरती कब तक घूमेगी इस पाठ में सीता जो है अपना काला ओढ़ना देकर रुहासी सी हो गई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है। यानी कि ये पास्ट में हो गया ना खाने का काम, तो भूतकाल हो जाएगा। राइट आंसर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43 है,
वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो जो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो किसी शब्द के बाद जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? सु है। राइट आंसर हो जाएगा ए, सु प्लस में जान। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, समझौता शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय जो कि लास्ट में जुड़ता है, तो समझौता में कौन सा प्रत्यय है? तो समझ जोड़ औता, समझौता। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? उपेक्षित। राइट आंसर सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, संधि का सामान्य अर्थ क्या है? तो संधि का मतलब होता है मैल। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है परमेश्वर कौन समास है? परमेश्वर ये कर्मधारय समास होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है शिव पार्वती कौन समास है? तो शिव पार्वती ये द्वंद्व समास है। राइट आंसर हो जाएगा बी। शिव पार्वती, माता पिता, भाई बहन, ये सभी द्वंद्व समास होते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे पदबंध कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है वाकिफ। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? तो वाकिफ शब्द का अर्थ परिचित। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52, कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? तो 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53, हकर्ष क्या थे? तो हकर्ष ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54, निर्वंश विधा का संबंध है। तो निर्वंश विधा का संबंध मानव विज्ञान से है। अगला सवाल है शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षक का अर्थ होता है मॉम। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाएं की लिपि क्या है? तो मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहां से लिया गया है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ ये भारतीय लिपियों की कहानियों से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59, निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो ये अमरकांत की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61, एंथेस किस महादेश में है? एंथेस ये जो है यूरोपीय महादेश में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62, टॉलस्टॉय कौन थे? तो टॉलस्टॉय ये रूसी लेखक थे। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? साहित्य ये मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध रखता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64, बिरजू महाराज को साक्षात्कार किसने लिया? तो यानी कि बिरजू महाराज का इंटरव्यू किसने लिया? तो रसीम वाजपेयी। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65, बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1938 ईस्वी में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। अगला सवाल है अवनियो क्या है? तो अवनियो ईसाई मठ है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया था? तो अशोक वाजपेयी ने बहुवचन पत्रिका का संपादन किया। अगला सवाल है लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1990 ईस्वी में लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नौबत खाने में इबादत ये व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 70, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है?
यानी कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है, तो बहिष्कार करने की कोशिश करती है, तो संस्कृति जिंदा नहीं रहेगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 71, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर पूछे कि हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 72, भ का उच्चारण स्थान प फ व भ म, यानी कि ये प वर्ग में आता है। प वर्ग का उच्चारण हॉट से होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 73, लो कौन सा व्यंजन है? तो य र ल व ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो मुक्ता अक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। अगला सवाल है महाशय शब्द का संधि विच्छेद। तो महाशय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महा जोड़ आशय, महाशय। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है। ओ, हर्षी, हर्षु और री। और हर्ष स्वर में एक मात्रिक उच्चारण होता है, और अगर दीर्घ स्वर में पूछे तो द्विमात्रिक उच्चारण होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 77, अक्षोत्तरोग्यों कौन व्यंजन है? तो अक्षोत्तरोग्यों ये संयुक्त व्यंजन है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? तो चहार कौन सा है? चहार दीवारी। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ये सभी आए ना प्रश्न कि कौन शुद्ध शब्द है, उसको आपको बनाना ही नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? तो इससे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो एक ही प्रकार की व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है जिन संज्ञाओं से, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं लड़का, तो लड़का से जो है सिर्फ लड़का का बोध होता है। तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 81, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? उसे सरल वाक्य कहते हैं जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? आपको बताना है शुद्ध शब्द इनमें से कौन है। तो शुद्ध शब्द को क्या हो जाएगा? किसी आदमी को भेज दो, ये शुद्ध शब्द है। और जो शुद्ध शब्द भी अगर आपके एग्जाम में पूछने को आता है तो उसे भी आपको नहीं बनाना है, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन में जो है गलत होने की चांस होती है। इसलिए आपको ये सभी छोड़ देना है। आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, आपको मात्र 50 ही बनाना है। जो आपको हल्का लगे उसी 50 को आपको बनाना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इच्छा का पर्यायवाची अभिलाषा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आधुनिक शब्द का विलोम। आधुनिक माने अभी, तो आधुनिक का हो जाएगा प्राचीन। अगला सवाल है स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है स्वदेशज। अगला सवाल है अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ है कर्म का फल भोगना। नहीं कहता है कि कर्म यानी कि अपना किया पाना, यानी कि वो जो अपना भोग रहा है मतलब कर्म का फल भोग रहा है। अगला सवाल है विधवा शब्द का विलोम विधवा का साधवा होता है। अगला सवाल है रात शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो रात का पर्यायवाची हो जाएगा क्या? रजनी, रात, रात्रि, रजनी, ये सभी होता है। अगला सवाल है बिना अंकुश का के लिए एक शब्द है। बिना अंकुश का निरंकुश हो जाएगा। अगला सवाल है फूक फूक कर पैर रखना के लिए एक शब्द है, मतलब सोच विचार कर पैर रखना है। आपको एग्जाम में सोच विचार कर जो है फूक फूक कर आपको एक क्वेश्चन बनाना है ताकि गलती नहीं हो जाए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 91, परिवार शब्द का विशेषण। तो परिवार का विशेषण पारिवारिक। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 92, क्रिया का मूल क्या है? क्रिया के मूल को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को। अगला सवाल है शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का उदाहरण है, माने आ रहा होगा ना, मतलब अभी आ रहा है। अगला सवाल है जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें कर्म हो और जिसमें कर्म नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं।
अगला सवाल है क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है, तो क्या खाया इसमें कर्म है ना, यानी कि जहां पे क्या वाला सवाल पूछने को आए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 96, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे, बुद्धा, कबीर और ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी भीमराव अंबेडकर जी के प्रेरक और रचनात्मक के जो है कौन से व्यक्ति थे, तो चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, हु आर सूर्यराज किन की रचना, आपको बताना है कि हु आर सूर्यराज ये जो है किन की रचना है, तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। अगला सवाल है लेखक ललित विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था, तो रत्नावती शर्मा है लेखक ललित विलोचन शर्मा की माता का नाम। अगला सवाल है सेन साहब की लड़कियां कैसी थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी और 5 लड़कियां सुशील थी। अगला सवाल है मदन किसका बेटा है, तो मदन जो है ये जो है किसका बेटा है, तो सेन साहब का बेटा है ना, तो राइट सॉरी मदन जो है ये गिरधर लाल का बेटा है। मदन जो है किसका बेटा है, तो गिरधर लाल का बेटा है जो कि सेन साहब के यहां काम करता था। तो ये हो चुके आपके 100 सवाल। चलिए अब हम अगला सवाल करते हैं। देखिए अब हम फिर से शुरू करने वाले हैं नंबर 1 से। तो देखिए पहला सवाल है इसमें जनता शब्द में प्रत्यय है। जनता शब्द में प्रत्यय क्या है, तो जन प्लस में ता, जनता में प्रत्यय ता हो जाएगा। राइट आंसर सी। अगला सवाल है देह चोर शब्द कौन समास है, तो देह चोर शब्द माने देह से चोर, देह चोर, इसमें तत्पुरुष समास है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस वाक्य का उदाहरण है, ये क्या है, मिश्र वाक्य है। कहा कि जहां भी आपको की दिख जाए ना वो मिश्र वाक्य होता है। अगला सवाल है असुर शब्द का पर्यायवाची, असुर का पर्यायवाची दानव हो जाएगा। अगला सवाल है एकता शब्द का विलोम क्या होगा, एकता का अनेकता। राइट आंसर है जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द, तो जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, एक पंथ 2 काज मुहावरे का अर्थ क्या है, मतलब एक कार्य से 2 लाभ होना ही एक पंथ 2 काज कहलाता है। अगला सवाल है आटा शब्द क्या है, तो आटा शब्द क्या होता है, आटा आपको याद रखना ये स्त्रीलिंग होता है। अगला सवाल है पंख शब्द है, तो पंख शब्द ये तद्भव होता है। राइट आंसर बी। अगला सवाल है चौराहा शब्द कौन समास है, चौराहा जिसका पहला पद संख्या हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला सवाल है ईश्वर पटलेकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं, गुजरात के हैं। अगला सवाल है धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, धरती कब तक घूमेगी या जो है सामाजिक कहानी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, अगले दिन सीता ने क्या किया, अगले दिन सीता ने घर छोड़ दिया। अगला सवाल है पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तेज बुखार के कारण। अगला सवाल है मंगू कब से पागल है, तो मंगू जो है जन्म से ही पागल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 है पागलों के अस्पताल में अपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है, कमरे में बंद करके रखा जाता है। अगला सवाल है मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, डॉक्टर का ऑर्डर प्राप्त किया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई, गुहाल में गई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, या किसने कहा, तो यह जो है बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा। और आपसे यह भी बार बार सवाल पूछा जाता है कि बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था, बिज्जू की पत्नी का पुष्पा था। अगला सवाल है बल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मुदेरे जाने को कहा, गांव के डॉक्टर ने कहा। अगला सवाल है उदय शब्द का विशेषण, उदय शब्द का विशेषण उदित हो जाएगा। अगला सवाल है पानी शब्द कौन संज्ञा है, पानी शब्द ये द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसे मापा या तौला जाता है। अगला सवाल है पितांबर, तो पित्त जोड़ अंबर, पितांबर। राइट आंसर सी। अगला सवाल है संयोग शब्द का विलोम, संयोग माने जुड़ना, वियोग माने होता है क्या, यानी कि टूटना, तो संयोग का हो जाएगा वियोग। अगला सवाल है छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, यानी कि जब
जब कोई अलग हो रहा हो तो वहां पे अपदान कारक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यह छत से उतरी लता अपदान कारक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, श्रीनिवास जी का जन्म कहां हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। अगला सवाल है, लड़का अगर कुछ अधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, या किसने कहा? या जो है मंगमा की बहू नंजमा ने कहा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नंजमा ने कहा कि अगर लड़का कुछ अधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, या जो नंजमा ने कहा था। अगला सवाल है, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी का है? माँ कहानी का है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? दलई बांध की निगरानी कर रहे थे गांव गांव से, यानी कि गांव के लड़के बारी बारी से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है? तो मंगू की मां कहती है कि ये जो है अस्पताल नहीं, ये जो है गौशाला लगता है। अगला सवाल है, जो पर के अधीन हो के लिए एक शब्द क्या है? यानी कि जो दूसरे के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाने का यत्न करना, यानी कि नहीं बोलते हैं कुआं खोद रहा है, माने ये जो दूसरों की हानि पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है। अगला सवाल है, छ का उच्चारण स्थान चा छा जा झ इया, इस सब का उच्चारण तालु से होता है। च वर्ग का उच्चारण तालु से, क वर्ग का उच्चारण कंठ से, ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से, त वर्ग का उच्चारण दंत से, और प वर्ग का उच्चारण होठ से होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोजस्वी का संधि विच्छेद महाजोड़ औजस्वी महोजस्वी हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द है गुप्त। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह ये समूहवाचक संज्ञा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, नारी शब्द है, तो नारी शब्द ये स्त्रीलिंग होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? घर से लौटा हुआ लड़का अपदान कारक का उदाहरण है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, बा देखता है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, विमुख शब्द में उपसर्ग है, तो बी जोड़ मुमुख विमुख। राइट आंसर हो जाएगा बी, उपसर्ग यानी कि पहले लगता है। अगला सवाल है, मैं आफी चला आता हूं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं आफी चला आता था, यह जो है नीजवाचक है, जहां काम स्वयं किया जाए उसे नीजवाचक कहते हैं। अगला सवाल है, 3 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? यहाँ पे संख्या है ना, 3 दिन, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। अगला सवाल है, परिजन शब्द में उपसर्ग है, तो परिजन में हो जाएगा उपसर्ग परि हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, बढ़िया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो बढ़ जोड़ इया बढ़िया। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, भाई बहन शब्द कौन समास है? भाई बहन माता पिता, अभी मैंने आपको बताया द्वंद्व समास होता है। अब चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, कलंक शब्द का विशेषण है। आपको बताना है कि कलंक शब्द का विशेषण क्या होता है? कलंकित। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, ये जो है सरल वाक्य है ना, सिंपल वाला वाक्य है, सरल वाक्य हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? तो तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, यह शुद्ध वाक्य है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? 4 पुत्र थे ना, कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। यहाँ विशेषता हो रहा है तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची, कपड़ा का पर्यायवाची पट अंबर, ये सभी कपड़ा का होता है। अगला सवाल है 51, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे के पिताजी का क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से बरसी, यह हिरोशिमा कविता में कहा गया है।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53, चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह कुंवर नारायण की रचना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो कवित्री अनामिका के पिताजी का नाम श्याम नंदन किशोर था। और कवित्री अनामिका जो है क्या लिखी है? अक्षर ज्ञान कविता। अगला सवाल है घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घाव किस पर आकर थमक जाता है? अंगों पर आकर थमक जाता है। अगला सवाल है लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है? ये जो जीवनानंद दास की रचना है। और यहां से एक सवाल पूछा जाता है कि कवि जीवनानंद दास कहां पे लौट कर आने की बात करते हैं? तो बंगाल में लौट कर आने की बात करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है? तो रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली गीतात्मक है। अगला सवाल है कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो प्रभु के चरणों में। अगला सवाल है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो धर्मवीर भारती के द्वारा भाषांतरित किया गया है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता। अगर आपसे पूछे कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो रेनर मारिया रिल्के हैं। अगला सवाल है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म कविता की पंक्ति है। और अगर आपसे ये पूछे कि इनके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। देख लीजिए ऑप्शन सी में है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की अभी मैंने बताया पांचों लड़कियां कैसी थी? सुशील थी। अगर आपसे पूछे कि सेन साहब के लड़के का क्या नाम था? खोखा। खोखा को ही कहते हैं कासू। अगला सवाल है यूनान क्या है? यूनान वो रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है क्या? तो संस्कृत भाषा और साहित्य। अगला सवाल है नाखूनों का बढ़ना किसका परिमाण है? तो नाखूनों का बढ़ना यह मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिमाण होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला सवाल है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो मित्र मिलन ये अमरकांत की है। अमरकांत ने क्या लिखा है? कहानी बहादुर। अगला सवाल है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार को दिन आए थे। अगला सवाल है लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो 1949 से 1953 के बीच रहे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी अपेक्षा स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 70, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका क्या नाम था? हरियर लाल। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है ध का उच्चारण स्थान त था द, ये त से यानी कि दंत से होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 72, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि ना कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 73, नाविक शब्द का संधि विच्छेद नौ जोड़ इक नाविक। अगला सवाल है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? सौहार्द ये शुद्ध शब्द है। अगला सवाल है योजक चिन्ह बताना है, तो ऐसे वाला होता है योजक चिन्ह। अगला सवाल है अक्टूबर शब्द कौन से संज्ञा? व्यक्तिवाचक। अक्टूबर यानी कि महीनों का नाम, दिन का नाम, ये व्यक्तिवाचक होता है। अगला सवाल है सुख शब्द कौन लिंग है? तो सुख ये पुल्लिंग होता है। अगला सवाल है लोगों ने चोर को मारा। चोर को मारा कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक की विभक्ति है कर्म कारक की विभक्ति है। आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि पहले ने, आपको लास्ट वाला देखना है को यानी कि कर्ता ने कर्म को है, तो हो जाएगा सी। अगला सवाल है भिक्षा शब्द है, आपको बताना भिक्षा शब्द है कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द होता है भिक्षा। अगला सवाल है बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बाघीन, बाघ का बाघीन। अगला सवाल है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया। और गुरु अर्जुन देव सिखों के केवे गुरु थे? 5वें गुरु थे।
अगला सवाल है, बानी कब बीस के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 83, कबीर खान किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे। अगला सवाल है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनन लगियो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से है? यह जो है प्रेम आईनी श्री राधिका से लिया गया है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 85, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो सवैया एवं घनाक्षरी। अगला सवाल है, बिरहा लीला किनकी रचना है? बिरहा लीला ये घनानंद की रचना है। अगला सवाल है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन सर्वस्व के नाम से संग्रहित है। अगला सवाल है, युगबानी किसकी काव्य कृति है? तो युगबानी ये सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति है। अगला सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? समाजवाद की ओर किया। अगला सवाल है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म से। अगला सवाल है, बिलनब और अबिनियो के बीच में कौन नदी है? रोन नदी है। अगला सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को हुआ था। अगला सवाल है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो भग्गू कर रहा था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, ढयोडी पर अलाप शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र की रचना है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 95, अरब देश में फूक फूक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? नई कहते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 96, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो किस तारीख को मनाता है? तो 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाता है। अगला सवाल है, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका कथन है? यह महात्मा गांधी जी का कथन है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 98, काशी में मरण भी माना जाता है मंगल। अगला सवाल है, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? तो किस नाम से किया? यार जुल्हे के नाम से किया। अगला सवाल है, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो लेखक के पिताजी खाते थे। तो अब हो गए आपके 200 क्वेश्चन पूरे। अब चलिए लास्ट वाला सवाल करते हैं। अब बचे होंगे 50 क्वेश्चंस और है जिसे मैं आपको करवा देता हूं जल्दी से जल्दी। देखिए अगला सवाल क्या है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लजात पंक्ति किस कविता से अद्भुत है? तो यह जो है स्वदेशी कविता से लिया गया है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो रसखान जी ये सवैया छंद में सिद्ध थे। अगला सवाल है, अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं ये रास्ते में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, पप्पाती की उम्र क्या थी? तो पप्पाती की उम्र 12 वर्ष थी। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, सीता रुहासी क्यों हो गई थी? तो बेटे के दुत्कार के कारण जो है सीता रुहासी हो गई थी। अगला सवाल है, शुद्ध शब्द चुनना है आपको। शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रकृति है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। अगला सवाल है, हाथ खाली करो मुहावरे का अर्थ। हाथ खाली होना माने हाथ खाली होना मतलब पास पैसे ना होना। अगला सवाल है, अवकाश शब्द में उपसर्ग है तो अब जोड़ काश अवकाश हो जाएगा। अगला सवाल है, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा ये जो है जापान में है। अगला सवाल है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ की मार के कारण भाग गया था। अगला सवाल है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? कथक शैली के थे। अगला सवाल है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को हुआ था। अगला सवाल है, बिलनब क्या है? तो बिलनब एक छोटा सा गांव है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, हमारी नींद कविता कहाँ से लिया गया है? तो दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है। अगला सवाल है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। अगला सवाल है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। अगला सवाल है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। अगला सवाल है, पराजय में कौन उपसर्ग है? तो पराजय में परा उपसर्ग है। अगला सवाल है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? कालिदास ने कहा था। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21, अमृत का पर्यायवाची हो गए तो अमृत का पर्यायवाची क्या है? सुधा। अगला सवाल है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कमू था। अगला सवाल है, 7 कौड़ी होता है ये जो है
उड़िया भाषा के कवि हैं, सॉरी लेखक हैं। अगला सवाल है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना, माने कमर कस लो तैयार होना। अगला सवाल है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे, तो 1915 में लौटे। अगला सवाल है मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया था, मैक्स मूलर ने किया था। अगला सवाल है मंगमा को किससे विवाद था, बहू से विवाद था। मंगमा की बहू का क्या नाम था, नंजमा था। अगला सवाल लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, जो कि कोलकाता में काम करता था। अगला सवाल है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो लक्ष्मी का घर था देवी नदी के बांध के नीचे। अगला सवाल है पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो तेज बुखार के कारण। अगला सवाल है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, करमचंद्र गांधी। अगला सवाल है राजगिरी कौन समास है, राजा का गिरी माने राजगिरी तत्पुरुष समास है ना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में एक सर्वनाम है, मैं सर्वनाम हो जाएगा। अगला सवाल है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं गुरु नानक जी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, ब्रजभूमि चले गए। अगला सवाल है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, शिक्षा और संस्कृति ये महात्मा गांधी जी की रचना है। अगला सवाल है भारत से हम क्या सीखे, क्या है, भाषण है। अगला सवाल है मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, दीदीची की हड्डी से क्या बना, इंद्र का वज्र बना। अगला सवाल है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, मछली लेकर कौन भाग गया था, यानी कि संतु भाग गया था मछली लेकर और संतु के पीछे भग्गू भागा था। अगला सवाल है हिंदी भाषा की लिपि क्या, देवनागरी लिपि है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, तो शंभू महाराज था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, जारशाही कहाँ थी, जारशाही रूस में थी और रूस के सम्राट को रूस के राजा को सम्राट कहते थे। अगला सवाल है दोहा कोश किसकी रचना है, सरहद की रचना है। अगला सवाल है शुद्ध वाक्य है, तो राम ने पुस्तक खरीदी, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला सवाल है नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो नागरी लिपि के लेखक का नाम है गुणाकर मूले। अगला सवाल है बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था। अगला सवाल है परिणामवाचक विशेषण कौन है, थोड़ा सा परिणामवाचक विशेषण है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, तो परंपरा का ज्ञान जो लोग लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। ये वाला प्रश्न जो है ना आपसे 2 नंबर में भी पूछा जाएगा। अगला सवाल है मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी में रूपांतरण धर्मवीर भारती ने किया। अगर आपसे पूछे कि इसके कवि का क्या नाम है, तो रेनर मारिया रिल्के हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52, कुंवर नारायण कवि हैं, तो कुंवर नारायण जो ये ग्राम संवेदना के कवि हैं, ये जो है ना नगर संवेदना की कवि है कुंवर नारायण। अगला सवाल है सेनापति में कौन समास है, माने सेना का पति सेनापति हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ये थे 250 से ऊपर प्रश्न जो मैंने अभी आपको करवाया। अगर आप इस वीडियो को फिर से आप देख लीजिएगा, इसे बहुत अच्छे से इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे ना तो आपसे एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। और मैं आपको 4:30 बजे सुबह में एक वीडियो दूंगा, तो उसे भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। वो वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला एग्ज़ाम के लिए, तो उस वीडियो को भी आप देख कर जरूर जाइएगा। बस आप इस वीडियो को देखकर अपना रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।